राग अलाप रहा है और विपक्ष को लग रहा है कि एन केन प्रकारेण सत्ता में कैसे भी आ जाना है और अगर पड़ोस में माहौल खराब है तो देश में भी वही माहौल बनाना है। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और नव्यन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले बात, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उठी थी और आज तो पूरा लेख आप लोगों ने छाप दिया, ऐसा लग रहा है कि आप लोग नेपाल और बांग्लादेश वाली स्थिति हिंदुस्तान में चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी, क्यों? देखो झा साहब, आपने जो कुछ कहा ये तो डिस्टर्बिंग है। नेपाल में जो हुआ तो बर्मा से लेके म्यांमार से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल, तो भारत के सारे पड़ोसी राज्यों में विद्रोह होकर सत्ता पलट हुआ। ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन भारत तरीके देश में अभी आप बता रहे थे योगी जी का भाषण सोशल मीडिया के बारे में और ऐप के बारे में, वो ओली की ऑर्डर तरीका ही लग रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात है कि भारत 140 करोड़ का देश है और प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो गुजराती तानाशाह का तकलीफ हो रही है, इसको इसके किशोर तिवारी जी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गुजरात के दो लोग मिलकर पूरे देश को जीत ले रहे हैं तो उनसे लड़िए ना, 400 पार हो जाइए, महाराष्ट्र में जीतिए, बंगाल में जीतिए, बिहार में जीतिए, उत्तर प्रदेश में जीतिए, दिल्ली में जीतिए, वो 400 पार हो गए और अब आपको लग रहा है कि सत्ता इतनी दूर हो गई है आप लोगों के हाथ से। अरे तो किशोर जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, वो भी हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, हो सकता है। अरे विद्यानाथ, जरा हम पे भी कृपा करो। मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग हाथ में ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाथ में ले लेंगे, तो हमारा कैसा चलेगा? तो देश अभी प्रजातंत्र को मोदी जी और शाह जी ने खतरे में लाया है, तो हम भारत को सतेज कर रहे हैं। कैसे खतरे में लाया बताइए? धनखड़ बना दिया है, तो कहीं कैसे खतरे में लाए लोकतंत्र को बताइए? राजीव कुमार है, दानेश किशोर तिवारी जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है मेरा कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है देश में, बताइए। अरे भाई, प्रजातंत्र के मूल्य होते हैं कि चुनी हुई सरकार, तो ये चुनी हुई सरकार थोड़ी है, ये तो धांधली वाली सरकार है। तुम समझते? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अरे भैया, ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी इन्होंने अपने काबिज कर लिए। तो सब कुछ बड़ी सुप्रीम कोर्ट गया, इलेक्शन कमीशन गया, सब कुछ गया, तब भी आपके नेता भी बैठे हुए हैं संसद में। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो चुनाव आयोग जो बांग्लादेश के जैसे जूतम पट्टी हुई थी वैसी ना हो जाए। मुझे डर लग रहा है या भारत में भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आप कुछ उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं उनको। सर, आप एक बार पानी पी लीजिए। हाँ, मैं यही कहने वाला हूं। ऊपर वाला मेहरबान होगा तो सत्ता में फिर आप लोग वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए जनता को वोट तब भी चाहिए होगा आप लोगों को। जय हिंद, नमस्कार। हालांकि मैं पॉलिटिकली इस बात पर टोटली डिसएग्री करता हूं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कि किसी भी तरह का सिचुएशन भारत में खराब होगी, और मैं चैलेंज करता हूं कि जो 8 आदमी इस समय टीवी पर बैठे हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसा कभी नहीं होने देंगे, या अगर उनमें से किसी में है कि वो ऐसा होने देंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले। देखिए, बात 2 तरह की होती है। एक होती है कि आपकी ऑपोजिशन या आपकी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो, पसंद ना हो। मैं ये भी मानने को तैयार हो जाऊंगा कि आपने बोल दिया कि 2 गुजराती भाई, वो 2 गुजराती भाई कहां से आए हैं? हमारी जनता ने ही निकाल कर दिए हैं ना। आप ही की तरह एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म करना हमारा हक है, लेकिन हर बात के ऊपर इस तरह का सवाल उठाना कि नहीं हमारे यहां भी होगा। अभी वो जो साहब बोल रहे थे ना, डर है, डर के आगे ही जीत होती है। जो डर गया वो मर गया। ये देश 140 करोड़ का डरने वाला देश नहीं है।
वो हर चीज नहीं करता है और जो चीज ठीक हो रही होती है उसके साथ खड़ा होता है। उसमें पार्टीबाजी करना एक अलग बात है, सरकार के साथ खड़ा होना आपका और मेरा पूरा पूरा राइट नहीं है, कर्तव्य भी है। ये हमारा राइट है कि हम उनके साथ खड़े हों, बट हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसी सिचुएशन अपनी कंट्री में नहीं आने देंगे। और मैं आज आपको ठोक के कह रहा हूं, मैं ठोक के कह रहा हूं, आप लोग कोशिश कर लीजिए। इंडियन आर्मी खड़ी है कि अपने देश को किसी हालत में कमजोर नहीं होने देगी, चाहे कहीं कोई लेफ्ट से राइट हो, टॉप से डाउन हो। गलत बात होगी। ये देखिए मैंने क्या कहा, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं किशोर जी, आप मैं मना नहीं कर रहा। किशोर जी आप मार खा रहे हैं। आप इसमें मारने की क्या बात है? आप मार खा रहे हैं क्या? आप जेल में बंद हैं? कर रहा हूं। आपके अधिकार छीन लिए गए हैं। कौन सा ऐसा अधिकार छिन गया? आपके अधिकार छीन लिए गए। दिया कि कोर्ट, हाई कोर्ट घर के बच्चे क्या स्कूल नहीं जा पा रहे? दिया सुप्रीम कोर्ट चला गया, इलेक्शन कमीशन चला गया, 140 करोड़ भी लोग चले गए। मतलब सबके जो राइट्स हैं वो खत्म हो गए। सिर्फ अब आपके पास क्या बचा है कि कर्तव्य। नहीं, ऐसे नहीं चलता है देश। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तब आप लोगों का संविधान खत्म हो जाता है। आपकी इंडिविजुअल हेट्रेड। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि संविधान क्या वहीं से शुरू होता है जहां से विपक्ष को फायदा पहुंचाता है और वहीं खत्म हो जाता है जहां विपक्ष को लगता है कि उसका फायदा खत्म हो रहा है? जगदीश शर्मा जी, आपके नेता तो सीधे सीधे कह रहे हैं। मैं बात कर लेता हूं, जहां साहब मैं बात कर लेता हूं। एक बात मैं रख लेता हूं, जिस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो गया है। ठीक, किशोर जी एक बार पूरा कर लेते हैं। आ रहा हूं जगदीश जी, बोल लीजिए किशोर जी, 20 सेकंड। हाँ देखिए, मुझे लगा जगदीश जी बात रखेंगे तो करके मैं चुप हो गया था, लेकिन मैं बता रहा हूं, देश में जिस तरीके से पूरे संपत्ति का एकत्रीकरण हो रहा है, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या हो रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं भारत में ये युवा सड़क पे ना आ जाए और शैलेंद्र सिंह या कर्नल साहब के तरीके जो सरकार के हिमायती लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारे। मैं सरकार का हिमायती हूं, मैं अपने देश का हिमायती हूं। और अगर आप अपने देश के हिमायती नहीं है तो मैं कहूंगा ये मेरी बदकिस्मती है, आपकी बदकिस्मती है। हो गया सर? मुझे तुम्हारी जान की चिंता है। मुझे तुम्हारी सर, वो आपकी जान बचाने के लिए दशकों तक खड़े रहे बॉर्डर पर। उनकी जान की चिंता आप मत कीजिए सर, इस देश की चिंता कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता सोच रहे हैं, आपके मुखपत्र में लिखा जा रहा है कि इस देश में भी नेपाल और बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे, तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान दशकों से हमारे पड़ोस में बसा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान नहीं हुआ। जगदीश जी बोलिए। सतेज कर रहे हैं, देखो संजय राउत सतेज कर रहे हैं। विद्या जी, अब मैं बोल रहा हूं, मेरी बात किशोर जी मैं बोलता हूं। विद्या जी मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं जो कल मेरी डिबेट थी, आपसे मेरी डिबेट थी, पूरे दिन नेपाल जलता रहा, दिखाते रहे। अरे भाई नेपाल जले, बांग्लादेश जले, रशिया जले, हमें क्या लेना देना। कल इतना इंपॉर्टेंट मैटर था उपराष्ट्रपति पद का जिसपे हम डिबेट करनी थी, मैं बैठा रहा और डिबेट कहीं मैं जानता हूं जगदीश जी, आपको कोई लेना देना नहीं है। हालात बहुत, आप लोगों को सिर्फ सत्ता से लेना देना है, आप लोगों को सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। लेकिन जगदीश शर्मा जी, आपके पड़ोस में अगर आग लगी है तो आपको उस आग को बुझाना चाहिए, आपको उस आग को देखना पड़ेगा। आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं जगदीश जी। अगर आपका पड़ोसी जल रहा है तो वो आग आपके घर तक ना घुस जाए, इसलिए जरूरी है कि आप उस आग को बुझाएं। और एक ही पैटर्न पर अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में तख्ता पलट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना है, आप कह रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है हमको क्या लेना देना है। घुस चुकी है विद्या जी, अभी आपने दिखाया नेपाल में एक नौजवान कह रहा था यहां भी मोदी होता तो ऐसे नहीं होता। उस नौजवान को आपके, तो ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है, ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ के हालात, अब ये मत कह दीजिएगा कि वो भी अंधभक्त हैं। उसको पता होता है यहाँ भी रोजगार नहीं है, उसको पता होता है यहाँ भी महंगाई है, उसको सब पता है यहाँ क्या क्या है, उसको ये भी पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि जगदीश शर्मा कुर्सी के लिए, कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए और विपक्ष कुर्सी के लिए आज देश को बता रहे कि देखो नेपाल जैसे हालात ना हो जाए। और नेपाली लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मोदी जैसी सरकार होती तो हम बहुत आगे निकल गए होते। वहां से लेफ्ट को साफ कर दिया भाई, वहां कम्युनिस्टों को साफ कर दिया है जगदीश शर्मा जी। जगदीश जी आप पढ़ते लिखते भी हैं, मुझे पता है। जगदीश जी एक सेकंड रुकिए, आपको मालूम है ना एकमात्र हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल होने जा रहा है।
वहां से कम्युनिस्ट साफ हो रहे हैं, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दिया है। और आप लोग अगर उसी सोच आप लोग उसी सोच और उसी व्यवस्था के साथ आगे चलना चाहते हैं तो आप लोग अपनी हार के जिम्मेदार खुद हैं। आप लोग लोकतंत्र के बहाने, आप लोग जगदीश जी लोकतंत्र के बहाने देश में फसाद मत कीजिए। और माहौल आप चैनल कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया कर रही है कि नेपाल जैसा भारत को बना दो। ये तो आपके नेता कह रहे हैं ना भाई। आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? जगदीश जी आपके नेता कह रहे हैं, दिखा रहे हो, आपके नेता कह रहे हैं ना कि वो उठाकर मार रहे हैं, ऐसी खबरें क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई यहां भी ऐसे हालात मत बनाओ, इस देश को मत जलाओ, बड़ी मुश्किल से देश बनाया था। मुझे हंसी आ रही है आपकी बात। नेपाल दिखा रहे हो जगदीश भाई, मुझे आपकी बात पर हंसी आ रही है, मत दिखाओ। आपके आंख बंद कर लेने से, आपके आंख बंद कर लेने से दुनिया नहीं रुक जाएगी, और दुनिया में जो हो रहा है वो नहीं रुक जाएगा। आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि अगर गलत हाथ में सत्ता चली जाती है तो क्या होता है। 400 पार होने का सपना देखिए, 400 पार होने का सपना देखिए। रुदाली छोड़ दीजिए, नेपाल और बांग्लादेश हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, नेपाल और बांग्लादेश हिंदुस्तान नहीं हो सकता है जगदीश जी। इसलिए आप लोगों को इस सत्ता में आना है तो जनता आपके साथ कैसे आ जाए ये सोचना चाहिए। संगीत रागी जी, कंट्रोल में करा जा रहा है, संगीत रागी जी, को कंट्रोल में करा जा रहा है। जगदीश जी, हालात भी ऐसे हैं। पहली लाइन में आपकी बात समझ में आ गई थी कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है जिस पर मोदी बैठे हुए हैं, जिस पर बीजेपी काबिज है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुमत चाहिए होगा भाई, रोने से नहीं होगा। नेपाल में मंत्री पीटे जा रहे हैं, यह हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा। संगीत रागी जी, क्या नेपाल जैसा माहौल हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश हो रही है जब राहुल गांधी आज फिर से कह रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं चोर, और ये अपमान उन लोगों का भी कर रहे हैं जिन्होंने मोदी को, अमित शाह को या देश के किसी भी सांसद को संसद भवन भेजा है। तो उनका मकसद क्या है कि देश में क्या है, ऐसा माहौल बना दे कि देश बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात में पहुंच जाए। रागी जी, विद्या जी, चूंकि गांधी परिवार नेहरू के समय से ही वोट चोरी के आधार पर सत्ता में बना आया है, इसलिए वो दूसरों को चोर घोषित करता है। और राहुल गांधी को तो मैं साफ साफ कहता हूं कि ये गांधी परिवार भारत के अंदर अराजकता पैदा करना चाहती है और अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व विदेशी ताकतों के एजेंट के तौर पर भारत में काम कर रहा है, और इसका प्रमाण जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग पर जिस प्रकार का लांछन लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग के बारे में जिस प्रकार की बातें की जा रही है और वोट चोर, इसका मतलब है कि ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए, जनता सड़क पर आए, ये इसका संदेश है। यानी कि ये जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, इसके विरोध में जनता सड़क पर आए, यही कांग्रेस की अराजक मानसिकता का है। और मैं ये फिर ये आरोप लगा रहा हूं, एडीआर का फंडिंग कहां से होता है आपको जानकारी है? ये विदेशी एजेंट हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये विदेशी एजेंट के तहत ही जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं, जातीय आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटर कार्ड मिले, इसके लिए कौन काम कर रहा है? ये गांधी परिवार काम कर रहा है, ये सारे विदेशी काम कर रहे हैं। अभी एक बंधु बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के नालायक संतान है। एक सेकंड रागी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए रागी जी, एक सेकंड रागी जी रुकिए जरा, रागी जी एक सेकंड रुक जाइए। जगदीश भाई, आप बोलना चाहते हैं, मैं संगीत रागी को रोककर आपको 30 सेकंड देता हूं, बोल लीजिए, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन कोई बोल रहा है तो बीच में मत बोलिए, लिंचिंग मत कीजिए। हाँ बोलिए, बोलना है आपको, झाजी बोलना है आपको जगदीश जी। कहना चाह रहा हूं इस गोदी मीडिया को, इस गोदी हाँ बोल रहा हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं अपनी गोदी मीडिया से कि मत दिखाओ कि मंत्री पीटे जा रहे हैं, राष्ट्रपति के घर में आग लगाई जा रही है, मत दिखाओ सर, इतना भी मत रोइए। जनता भेड़ चाल भड़क जाएगी। मुद्दों की बात करो, समस्या की बात करो, इस तरह की खबर दिखाकर देश के हालात खराब मत करो। अब बोलिए, हो गया? अब रुकिए, आप लोग नहीं देखना चाहते तो आंख बंद कर लीजिए, घर में सो जाइए, लाइट ऑफ कर लीजिए घर का। लेकिन देश और दुनिया
में जो हो रहा है वो हम दिखाएंगे भी और लोग देखेंगे भी। भाई आप दिखा रहे तो हम देख रहे हैं, सो जाइए ना फिर घर में जाकर, तो हम देख रहे हैं। सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, पट्टी लगा लीजिए, कह रहा है मोदी होना चाहिए, पट्टी लगा लीजिए, सो जाइए। कैसे खून क्या नहीं देखना चाहते की वजह से? आपके नहीं देखने से दुनिया रुक जाएगी क्या? भारत आपके नहीं चाहने से क्या बीजेपी रुक जा रही है क्या? देश की जनता चुनकर उसे बार बार सत्ता में भेज दे रही है। चिंता का विषय है, उस पर तो चिंता का विषय है तो चिंतन कीजिए, चिंता का विषय है तो चिंतन कीजिए भाई। हालात मत बनाओ यार, ठीक है, ये भारत बड़ी मुश्किल से बनाया अब जगदीश जी अगर बीच में बोलेंगे तो माफी के साथ आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बीच में लिंचिंग मत कीजिएगा। रागी जी पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, नेपाल के अंदर हालात बहुत दिनों से बिगड़ रहे हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक कम्युनिस्ट की तरफ मूवमेंट में और क्रिश्चियन मिशनरी को हाथ में सौंपने का किसने काम किया? श्रीमती सोनिया गांधी जी की उस समय सरकार थी। मनमोहन सिंह के निकम्मे सरकार के निकम्मे फॉरेन पॉलिसी के कारण ये सारा हुआ। आज 2007 में 23 चर्च थे, आज 22,000 से ज्यादा चर्च खड़े हो गए हैं। 55 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा चुका है नेपाल में। 4,000 से ज्यादा मदरसे कुकुरमुत्ते की तरफ खड़े हो चुके हैं। और ये वहां की घटिया सेकुलरिज्म और उसकी पैदाइश कौन है? भारत के अंदर से कौन देने वाला है? ये गांधी परिवार है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये पाप, ये दुष्टता और भारत के खिलाफ एक बड़ी ताकत वहां पर खड़ा करने वाला, इसका सारा पाप का श्रेय जाता है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को जाता है। अब आता हूं यहाँ के मुद्दे पर। सीट उठने दी, ये कोई चुनाव संजय राउत कल से बोल रहे हैं, सामना में आज लेख लिखा जा रहा है। जरा ये बताएंगे अभी किशोर तिवारी कि बाला साहब ठाकरे की संतान की कौन सी इंडस्ट्री चलती है? ठाकरे परिवार का कौन सा बिजनेस है? कौन का धंधा है जिससे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक ठाकरे परिवार हो गया है? ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, इनके बाप दादे क्या बहुत बड़े इंडस्ट्री थे क्या? ये सारे चोर हैं। इनकी चोरी से अकूत संपत्ति कमाई हुई है, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे वो लालू प्रसाद का वंशज हो। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, ये निकम्मे अपने राजनीतिक निकम्मेपन को इस देश पर थोपना चाहते हैं। इस देश ने देख लिया है, देश में अराजक संस्कृति पैदा हो जाए। ये जो आप कहना चाह रहे हैं संगीत जी, इस देश ने देख लिया है और परिवारवाद से अब देश बाहर निकल रहा है। वो हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे वो किसी स्टेट का चुनाव हो या सेंटर का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो। लेकिन सवाल आज ये है कि क्या पारिवारिक पार्टियां, सवाल आज ये है, इस देश का कोड है संगीत रागी जी, लोकतंत्र के लिए ये कोड है। संगीत रागी जी, जब तक इस कोड का ऑपरेशन नहीं सवाल ये है सर, लोकतंत्र शुद्ध नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि आज क्या जानबूझकर, क्योंकि सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो जानबूझकर नेपाल और बांग्लादेश दिखा रहे हैं? मनोज यादव जी, बांग्लादेश या नेपाल दिखाने की जरूरत है क्या हिंदुस्तान में? कल तो बैलेट, देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये महसूस करता हूं कि भारत में किसी रुक जा भैया, रुक जाओ। संगीत जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अब थोड़ा रुक जाइएगा। स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, साहब थोड़ा सा रुकिएगा, आऊंगा वापस आपके पास। संगीत जी, मनोज यादव। देखिए, भारत भगवान बुद्ध का और गांधी का देश है। भारत कभी भी अराजक तत्वों का देश नहीं रहा है। भारत ने सदैव ही अराजकता के खिलाफ लड़ा है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं विद्यानाथ झा जी कि भारत में इस तरह का कोई भी कृत्य ना कभी हुआ है ना होगा, चूंकि ये देश बापू का है, महात्मा बापू का है और भगवान बुद्ध का है। हाँ, अगर एक विचारधारा थी इस देश में जिनका नाम सावरकर और गुलगोरकर था, अगर उनकी विचारधारा इस देश में पूर्णतः स्थापित होती तो निश्चित तौर पे इस तरह की आगजनी, दंगा, लड़ाई, इस तरह की चीजें एक नॉर्मल बात होती। लेकिन चूंकि वही लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो किसके खिलाफ कर दें, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष ये इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा मनोज जी, मैं आपको टोक रहा हूं, के चारों तरफ, मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं आपको टोक रहा हूं। एक सवाल ऐड कर रहा हूं सर, अब उसके बाद बोलिएगा। आप कह रहे हैं ये वही लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जिसकी वजह से देश में कलेश हो सकता था, तो आप ये कह रहे हैं कि देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया, देश के लोग गांधीवादी लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा हिंदुस्तान से खत्म हो गई है और आम जनता को आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के साथ इस देश की जनता आगे बढ़ना चाहती है? देखिए विद्यानाथ झा जी, उग्र मत होइएगा, बहुत प्यार से मैं बात कह रहा हूं और प्यार से आप भी सुनिएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। असली गांधी से लेके और नकली पुतला गांधी तक गोली चलाने वाले यही लोग हैं।
आपने अपनी आंखों से देखा होगा। असली गांधी पे जब गोली चली तो खबर पड़ी होगी, और जो पुतला बना के गोली चलाई वो भी आपने खबर पड़ी होगी, अपने आप पड़ी होगी कि किन लोगों ने, किन विचारधारा के लोगों ने पुतला बना के गांधी को गोली मारी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बात सबसे मोटी है कि इस देश में अराजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष ऐसा है जो अराजक नहीं है। विपक्ष इस देश को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 400 सीटें लेके आओ, सत्ता में बैठो। निश्चित तौर पे बैठूंगा, लेकिन एक बात संगीत रागी जी को मैं कह देना चाहता हूं, किसी गांधी परिवार को गाली देने से आप महान नहीं हो जाओगे, विपक्ष को चोर कहने से आप महान नहीं होगे। जिन उद्धव ठाकरे की बात और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हो, अगर उन्होंने सब कुछ गलत तरीके से बनाया है तो साथी आप थे। जवाब दो, क्यों आपने बनवाया उनको मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का? क्यों आपने उनको सत्ता में रह के साथ रखा? अगर रखा है एक तो सवाल। ये बताओ कि आप कितने दोषी हो, आप कितने बड़े चोर हो, आप कितने बड़े चोर हो। की तो 200 एकड़ जमीन थी ना, जिनकी हाँ। संपत्ति मुलायम सिंह के वंशजों को हो गई है। ए, लालू संगीत रागी प्रसाद की तो बड़ी इंडस्ट्री चलती थी ना। कंट्रोल में ही बोलवाना ना, फिर मैं उतार के रख देता हूँ 2 अरे ये मिनट में। सारा संगीत रागी चोरकटाई से जैसे सारे लोगों पैसे की 2 इकट्ठा कौड़ी किए का हुए हैं। घटिया, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर। अखिलेश कहाँ से यादव लेके का आता हो, है तेरे को? चाहे वो लालू अरे प्रसाद कम से के, कम सारे प्रोफेसर चोरकटाई से पैसे जमा प्रोफेसर की किए हुए इज्जत हैं। रख। चोरी का है, हाँ? कौन चोरी का है, लंपटाई का अरे पैसा इस है। देश के पिछड़ों कोई दलितों इंडस्ट्री के से नहीं है, चोटाई कोई किया है पुरुषार्थ तुमने से नहीं है। और तुम्हारी विचारधारा ने। चोरी और चोर लंपटाई तुम का हो, पैसा है, कोई पुरुषार्थ आरएसएस से नहीं है। चोर, बीजेपी चोर, संगीत नहीं, मैं रागी कहा चोर, तो दलित कि का चोर, मुलायम सिंह ने दलित की मुलायम चोरी सिंह की की, इंडस्ट्री चलती पिछड़े थी। का अधिकार चोरी मुलायम किया। सिंह के कौन बड़ा सा बड़ी पेट में खेती दर्द होता थी? है संगीत रगिया लालू को, प्रसाद यादव बड़ा की कौन दर्द सी बड़ी होता खेती है। थी? पिछड़े के एक चीज पास बताओ। गाड़ी कैसे आ वंशजों गई? की कौन सी बड़ी पिछड़े खेती? मनोज का यादव अच्छा जी। मकान क्यों अरे बन एक गया? मुख्यमंत्री मनोज देखो, यादव जी। देखो, अपनी बेटी देश का के लोगों देखो, मनोज यादव जी। मेडिकल में इतना दर्द हो रहा से है। गंदे इस मनोज यादव जी, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, मनोज यादव एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि भाषा की मर्यादा आप लोग खो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सवाल किया, आपने अपनी बात रखी, किसी पैनलिस्ट ने क्या आपको तू तड़ाक और अपनी मर्यादा छोड़कर बात की। क्यों आप लोग ऐसे उतर आते हैं भाई? इससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब होती है। मनोज जी, एक बात कहना चाहता हूँ, एक आप लोग उसको ठीक कीजिए। एक लाइन सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, एक लाइन सुन लीजिए। आपने इतनी गालियां दी, एक लाइन, बचा क्या है? एक लाइन। भारत की किस जांच एजेंसी ने समाजवादी पार्टी के परिवार को चोर भ्रष्टाचारी का नाम बताओ? ये बताएं, रागी बताएं। और किस आधार पे चोर आप कह रहे हैं? नहीं तो उसका मतलब ताली आप बजाने आखिरी चोर चली गई कहेंगे क्या? सब लोगों को। ताली बजाने चली गई भाई, क्या? ये आपको सारी शोभा एजेंसियां दे रहा है। अरे ये हमें आपकी कोई शोभा कहने की बढ़ा रहा है। थोड़ी जरूरत है। शैलेंद्र जी, आप चुप रहो, चुपा नहीं। तुम बीजेपी या सरकार की जादूकरता करो। अरे You मैं accept आपस में it बात चल रही है, आपस में अच्छी बात करी जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है। मनोज यादव आपने अभी एक्सेप्ट किया कि मनोज यादव, सरकार का क्या- चार्टर क्या है। क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया, नहीं बनते क्या हैं। संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया उसका जवाब तू तड़क है? क्या चीज? एक संगीत साथ रागी ने बोलोगे जो तो आपसे बात पूछ समझ में नहीं लिया आएगी। उसका जवाब तू तड़क है। मनोज यादव जी, नहीं, तू तड़ाक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है तू तड़ाक? भाई ये चोर क्यों कह रहे हैं हमारे नेता को? आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट। आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं क्या ढपली और बजवा इसी रहा बहाने है? आप लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सुन रहे लीजिए, हैं। अरे राहुल गांधी आज बरेली में थे। आपका मनोज भाई, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। मनोज भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई? पूरा भारत कह रहा है। इस देश में चोरी के नाम पर किसकी सरकार गई बताइए? अगर किसी इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर किसकी सरकार गई? मनोज जी, यूपीए की गई, यूपीए की। और उस यूपीए के साथ आज क्या कर रहे हैं आप? हम उस क्या कांग्रेस कर रहे पार्टी के हैं? साथ क्या कर लेकिन रहे हैं? उसका साबित क्या हुआ? क्या साबित उस हुआ? कांग्रेस के साथ आप क्या कर रहे हैं? मतलब चोर के साथ बैठे हुए, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हुए हैं। देश को आप ये बचा खुद रहे कह हैं। रहे हैं। कौन भ्रष्टाचारी कहां पे प्रूव हुआ? नाम बताओ ना, उसका कोट करो अभी ना। आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार की वजह से इस देश की सरकार गई, यूपीए की सरकार गई। जनता ने निकाल आपने फेंका, सवाल पूछा बचा तो मैंने क्या? जवाब दिया। तो उसी के साथ यूपीए बैठे की हुए हैं। सरकार पे आरोप लगे। आरजेडी के हम तो साथ हैं बाहर कि थे नहीं है? उसमें। आरजेडी के साथ हैं, हाँ, राहुल गांधी के साथ हैं। हैं। राहुल वो गांधी मिश्रा जी जमानत पर नहीं है, गए थे जेल। लालू यादव मिश्रा जमानत जी पर को है, बेल तेजस्वी यादव और जमानत लालू पर जी को है। जेल। मनोज बताओ यादव। ना। हाँ, ये उनके मिश्रा जी संगीत है, इन्हीं के रागी वाली जाति वाले। तो क्या किया फिर जाए? पर्सनल हो जा रहे हैं, फिर पर्सनल हो जा पर्सनल रहे हैं, आपकी बात कह रहे हैं, मैं तो फिर सीधे पर्सनल हो बता रहा जाते हूं हैं भैया। आप। सवाल का जवाब हाँ। नहीं दे रहे हैं, पर्सनल हो जा रहे हैं। ना, इस देश के पिछड़ों को ठीक है। जेल जाना पड़ेगा, दलितों को जेल जाना संजय पड़ेगा, राणा। उन पे आरोप लगेगा। संजय राणा, क्या जानबूझकर देश में वोट चोर, सत्ता छोड़ और ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है? वो तस्वीर दिखाई जा रही है।
कल से लेकर आज तक दसियों नेताओं के बयान आ चुके हैं और कोई वो ऐसे गली छाप नेता नहीं है जिनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। सामना लेख लिख दे रहा है भाई मुखपत्र में, शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिख दिया गया है कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। संजय राणा जी, मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या स्थिति ऐसी हो गई है, विद्यानाथ जी इतनी ज्यादा है और क्या सारे सिस्टम पर सरकार का ऐसा कब्जा है कि विपक्ष जेल में है और विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, एक धरना प्रदर्शन तक नहीं कर पा रहा है। देखिए विद्यानाथ जी, अगर थोड़ा भी विवेक होता विपक्षियों में तो ये प्रश्न न उठाते। उनको पता होना चाहिए कि वहां पे जो आंदोलन हो रहा है किसके खिलाफ हो रहा है। आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आंदोलन हो रहा है उन नेताओं के खिलाफ जो 17 साल से शासन में बैठे हैं और उनका जो कल्याण होना चाहिए कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आंदोलन हो रहा है वो नेपोटिज्म के खिलाफ हो रहा है, बेबी नेपोटिज्म ये चल रहा है। और जितनी भी पार्टियां बैठी है विपक्ष में जो झंडा उठाए घूम रही है, कहीं ना कहीं बेबी नेपोटिज्म की शिकार है। चाहे वो राहुल गांधी को देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। अभी हमारे मंत्री बार बार बोलते हैं गांधी 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 को किस, अरे बिल्कुल इस देश में गांधी को भी देखा और गांधी को भी देखा है। देखिए राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी है। तो कम से कम जब नाम चुराते हो तो नाम तो सही कर लो। अब एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भैया बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे आपको तो बेरोजगारी के ना आंकड़े पते हैं, ना महंगाई के आंकड़े पते हैं। आज सबसे कम महंगाई है 2.72% और बेरोजगारी की दर की बात करें तो 5.2% है। तो इनको आंकड़े पता है, न सत्यता पता है, न किसी के बारे में पता है, सिर्फ बोलना है। इनकी राजनीतिक जमीन जो है खत्म हो चुकी है। ये नेपोटिज्म वाले हैं, अपने परिवारवादी हैं, अपने परिवार की राजनीति चलाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे शिवसेना वाले हो, विद्यानाथ जी, चाहे समाजवादी हो। और समाजवादियों की भाषा देखिए, तू तड़ाक को तरह। ये बताइए अखिलेश यादव कौन सा डिग्री लेके आए थे जो मर्सिडीज का काफिला चल रहा है? ये बताइए उनके पिताजी के पास एम्बेसडर खरीदने के पैसा नहीं थे, उनके पास कारों का काफिला कहां से आ गया? ये पूछना पड़ेगा। और इंक्वायरी हो रही है, ये दर्द है। घबराइए नहीं। एक सेकंड जगदीश भाई, मैं आपको कितनी बार समझाता हूं, जगदीश शर्मा जी, आदरणीय जगदीश शर्मा जी, रुक जाइए, बीच में मत बोला कीजिए। आदत है नहीं, आप बोलना चाहते हैं तो आप उंगली उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा, बीच में मत बोला कीजिए। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं जब आप लोगों को रोकता हूं तो उतना वक्त जाया होता है उसमें। जनता का वक्त पहले बहुत जाया कर चुके हैं सर आप लोग, कई दशक जाया हो चुका है। बोलिए संजय राणा। विद्यानाथ जी, जगदीश शर्मा को ऑडियो डाउन कर दो। और ज्ञान की दोनों की कमी है, चाटुकारिता की आदत पड़ी है। जैसे राहुल गांधी का नाम आता है लगते उछलने के लिए, अरे उछलो मत, इस उम्र में इतना उछलोगे तो हार्ट अटैक हो जाओगे, थोड़ा पानी पी लो। ऐसे चाटुकारिता मत करो। एक मूर्ख की चाटुकारिता से देश का कल्याण नहीं हो सकता। इस देश का नेतृत्व करने वाला नेता ऐसा है जो देश को, जिसको चुना इस देश की 142 करोड़ लोगों ने चुना है, आपने नहीं चुना है। आपके पास 15 लाख लोग नहीं है जो आपके पक्ष में खड़े हो जाए और बात कर रहे हो कि नेपाल ऐसी स्थिति हो जाएगी। नेपाल ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं होगी। नेपाल ऐसी स्थिति आपके कारण होगी, कांग्रेसियों के कारण होगी, समाजवादियों के कारण होगी। और जो नेपोटिज्म की बात करने वाले, जो बेबी नेपोटिज्म के खिलाड़ी हैं, जो शिवसेना के नेता हैं, उनके कारण होगी और किसी के कारण नहीं हो सकती है। ठीक है सर, ओके। निवान शर्मा जी, देश की जनता, ओके, रुक जाइए। जगदीश शर्मा आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन निवान शर्मा जी के पास नहीं गया हूं, आधे घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। निवान शर्मा जी, आप लोग आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी हैं, आप सत्ता में आए, आपको जनता ने कई बार चुना, एक प्रदेश में चुना, दूसरे प्रदेश में चुना, तब तो विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता या विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही थी कि देख लो पाकिस्तान को, देख लो श्रीलंका को, देख लो बांग्लादेश को। आज क्यों आप लोग कह रहे हैं कि देख लो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान को या नेपाल को? क्यों हिंदुस्तान को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका आप लोग बनाना चाहते हैं? साहब बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपकी एक बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। आपने इसी शो में कहा कि जो हमारे पड़ोस में हो रहा होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हमारे पड़ोस में आग लगी होती है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हकीकत है। अगर पड़ोस में आग लगी है तो आपको उससे प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि वो आग आपके घर तक ना पहुंचे। पड़ोस में लगी है तो वो हो सकता है आपके घर तक पहुंचे, तो हमें प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने पड़ते हैं। हमें नेपाल से क्या सीखने की जरूरत है? नेपाल की स्थिति क्या है? नेपाल की स्थिति ये है कि वहां की सरकार ने वहां के युवाओं से कुछ प्रोमिसेस किए थे और उन प्रोमिसेस पे वो सरकार नहीं खरी उतरी, और जब वो प्रोमिसेस नहीं पूरी कर पाई और युवा उनसे डिमांड कर रहे थे तो सरकार ने उनको दबाने की कोशिश करी, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करी। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे और कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पे सोशल मीडिया साइट्स बैन कर दी गई ताकि वो युवा अपनी आवाज ना उठा पाए। जब वो
पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप किसी भी तरह से फोर्स का यूज अपनी पब्लिक के ऊपर नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोर्स का यूज करेंगे अपनी पब्लिक के ऊपर तो जो हालात है वो बिगड़ेंगे। एक चीज हम ये सीखते हैं। दूसरी चीज ये कि जब सरकार वादा करती है तो सरकार को पूरा करना चाहिए। अगर सरकार ने ये कहा कि हम रोजगार देंगे, अगर वो नहीं दिया तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे हमारे देश में कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे देश में कहा गया कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, नहीं किया गया। तो हमें ये सब चीजें सीखने की जरूरत है ताकि कभी भी देश में क्या है और आ भी नहीं सकती। इस वजह से नहीं आ सकती क्योंकि हमारा देश एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। हमारे देश के अंदर हमारी देश की जनता बहुत समझदार है और आपकी पार्टी के नेता के साथ ऐसे कृत्य करना चाहिए। मिली थी उसके बाद जो है उनकी 234 सीटें हो गई जब उन्होंने अपने वादे हो कि ऐसे किया जाए। हमारे देश की जनता अपने वोट से जवाब देती है और आगे और जनता ने जवाब तो दे दिया, जनता आपको जवाब भी तरह से आप बताइए, त्राहिमाम मचा हुआ पंजाब में पिछले एक हफ्ते से और आपके नेता जनता हटा और जो अब देखिए वहां की मीडिया के साथ क्या किया गया। वहां की मीडिया क्या क्यों हो गए? वहां की मीडिया जो है तो वो सरकार के गुणगान अलग अलग चीजें होती है। चाहे सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहां की मीडिया जो है वो गुणगान गाती थी वहां पे सरकार के। तो जनता को मीडिया से विश्वास उठ गया, जनता को विश्वास आया सोशल मीडिया पर वहां पे रियलिटी शो और सरकार ने अपने ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी उसको हटाकर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। जब जनता प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो ये चीजें हमें हमारे देश में सीखने की जरूरत है हमारे पड़ोसियों से कि जनता की और यंग जनरेशन की आवाज आप नहीं दबा सकते हैं। आपको यंग जनरेशन की आवाज सुननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को तो ये आपने अगर युवा को कहा है कि निवान जी सेटअप करने के लिए आप लोगों को तो ये आप लोगों के पास ये अधिकार बच ही नहीं जाता है कि आप लोग भ्रष्टाचार पर, आप लोग लोकतंत्र पर, आप लोग संविधान पर, आप लोग देश की किसी ऐसी व्यवस्था पर जिसके खिलाफ आप लड़कर सत्ता में राजनीति में आए थे उस पर बोलें। क्योंकि जिन जिन बातों को लेकर आपने वादा किया था आज आपकी पूरी पार्टी उसी में घिरी हुई है। आप साफ सुथरी राजनीति की बात करने के लिए आए थे। आप कह रहे थे कि साफ सुथरी राजनीति करेंगे, आप कहते थे कि झूठ नहीं बोलेंगे, आप कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आप कहते थे कि पेरिस बना देंगे दिल्ली को। एक भी वादा आप लोगों ने नहीं पूरा किया और इसलिए जनता ने आपको मौका दिया 3 बार, उसके बाद उखाड़ कर फेंक दिया। तो निवान जी आज आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास हक ही नहीं है कि आप लोग बोलें। देखिए झा साहब, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप हमसे हक नहीं छीन सकते हैं। हमारे ऊपर जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं वो केवल बीजेपी के आरोप हैं, वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। तो आप बीजेपी की बात सुन के बीजेपी की बात के ऊपर स्टैंप लगाने का काम मत कीजिए। ये काम देश की कोर्ट करेगी और देश की कोर्ट में हम पीएमएलए एक्ट में बेल लेकर आए। अरविंद केजरीवाल कर सकते थे जो आप कह रहे हैं कि हमको पड़ोस से सीखना चाहिए। निवान शर्मा जी आप एक चीज जो कह रहे हैं कि नेपाल से हमको सीखना चाहिए कि अगर वहां की जनता परेशान हुई तो सत्ता छोड़ देना चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में आज रोजगार नहीं है और बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो सत्ता छोड़ देना चाहिए। कम से कम अगर इतने गंभीर आरोप लगे और आप जब कहते थे कि हम अगर आरोप लगे तो ही सत्ता और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल को यह एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए था। तो आज जो कानून आया है वो कानून लाने की जरूरत केंद्र सरकार को नहीं पड़ती। एक बार अब 20 सेकंड जगदीश शर्मा जी बोलिए, उसके बाद संगीत रागी जी। सर आप बोलना चाहते हैं? भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने दो प्रवक्ता बैठाते हैं बीजेपी के ऑफिशियल बताते तो अच्छा रहता, मुझसे बात सवाल करते। जगदीश जी क्यों रोते रहते हैं? प्रवक्ता बैठ जाए तो प्रवक्ता कुछ बोल दे तो रोएंगे। बचा लो, अरे कोई राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश जी रोना छोड़ दीजिए। जगदीश जी आप रोएंगे, राहुल गांधी रोएंगे, प्रियंका गांधी रोएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे रोएंगे। भाई थोड़े दिनों में लोग आप लोगों को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि आप लोग दिन रात रोते रहते हैं। भारत का ऐसा माहौल मत बनाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, भारत का ऐसा माहौल मत बनाओ विद्या जी। इन्फ्लेशन बता दो क्या है? नेपाल और बांग्लादेश दिखाने हम भारत के लोग हैं, भारत की बात करेंगे, हमारे अफसर बात करेंगे, सरकारें बात करेंगी नेपाल से, मीडिया बात नहीं करेगी। हाँ, इसीलिए राहुल गांधी जाके कॉन्सुलेट में मिलते हैं, चाइनीज कॉन्सुलेट चले जाते हैं
और चाइना में संधि करने पहुंच जाते हैं। अरे मत भड़कने चाइना दो से भाई, मीटिंग मत कर भड़कने लेते हैं दो। अम्मा बेटा। आग लग क्या जाएगी, करते बड़ी हैं? मुश्किल से भारत किस बनाया। अधिकार इस को डिबेट के बाद बताते हैं? आज की आग मत किस दिखाओ। इस डिबेट के बाद अधिकार आज जगदीश शर्मा जी, मत दिखाओ, जगदीश शर्मा जी, किस अधिकार घर से जलाते जाते मत राहुल दिखाओ। गांधी परिवार तक आपकी प्रार्थना है। पहुंच है, मैं जानता हूं गांधी परिवार में आपको उठना बैठना है। जगदीश शर्मा जी, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल है, अगर करता आप क्या चाह है? रहे हैं, मैं जानता हूं, नहीं कोई बिल्कुल नहीं, है। मुझे पता है, लेकिन मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान लें सलाहकार के तौर पर, तो आप गांधी परिवार में जाइएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार से जुड़े हुए जितने आपके शीर्ष नेता हैं उन लोगों को सलाह दीजिएगा। जो टीवी पर बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान वहां दीजिएगा कि अपने नेताओं का मुंह बंद कराओ और हिंदुस्तान का माहौल मत खराब करो, क्योंकि हिंदुस्तान नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हो नहीं सकता है कभी। अरे भाई, मेरा नेता तो एक ही बात कर रहा है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। मेरा नेता एक ही बात कर रहा है, वोट तो छोड़ो। सबसे पहले राहुल गांधी गद्दी छोड़ो, उसका कोई नेहरू जवाब तो नहीं। सबसे पहले तो राहुल गांधी गद्दी छोड़ो, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे गद्दी छोड़ो, अरे फिर भाई, कांग्रेस के वो जांच क्यों सभी नहीं है? सांसद गद्दी छोड़ो जांच क्यों जो नहीं हो संसद रही में है? बैठे हुए हैं, जांच क्योंकि क्यों नहीं अगर हो आप रही है? लड़ना चाहते हैं वोट- तो सबसे वोट पहले आपको गद्दी त्याग करना छोड़ो, होगा। जांच क्यों नहीं हो रही है? वोट चोरो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। ठीक है, वोट ओके। चोरो गद्दी छोड़ो। संगीत रागी जी। छोड़नी पड़ेगी। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपत्ति है किशोर तिवारी जी के उस भाषा पर, दो गुजराती। कल जाकर के यदि उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाए कि ठाकरे परिवार के गुंडे ठाकरे, और ये गुंडा ही परिवार है, जो उत्तर भारतीयों के एक्सटॉर्शन करती थी, ये ठाकरे परिवार, गुंडों का परिवार, तब जाकर के कैसा लगता। वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के चुने हुए गृह मंत्री हैं, और उस देश में जितना कंट्रीब्यूशन है गांधी परिवार का, यदि पूरा भी समेकित कर दिया जाए और ठाकरे परिवार का, तब भी उसके बराबरी नहीं की जा सकती है। नरेंद्र मोदी मुझे बात करने भूतोत देना। भविष्यति, ठीक है, इसी मुझे पर बात बात करने कर लेंगे। देना भैया। दूसरी बात, गांधी परिवार का मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी का पासपोर्ट दो देशों के पासपोर्ट कैरी करते हैं, उस पर उसके भारत की नागरिकता प्रश्न में गए। जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है, पूरा परिवार बेल पर बाहर है। राहुल गांधी, चाहे वो वाड्रा परिवार हो, वो भी करप्शन के मामले झेल रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी माताश्री करप्शन के मामले झेल रही हैं, तब भी ये लोग दूसरों को चोर संबोधित करते हैं। शर्मनाक बात है। ठीक है, ओके सर। बाहर मैं जाते बात हैं कर तो लूं? कहते हैं नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटाते हो। अरे यही तो विदेशी एजेंट का काम है। और विदेशी एजेंट क्या करता है? सीएए का जरा मैं प्रयोग बात यही तो कर लूं? था, थोड़ा किसान मैं बात आंदोलन का कर प्रयोग लेता हूं यही बेटा। तो था, किशोर जी। ये वोट चोरी का प्रयोग यही अरे तो बात है। नहीं करने दे रहे। ये किशोर जी बोलिए। ठीक है रागी जी, आप सुन लीजिए, वो आपको जवाब देना चाहते हैं। मैं भी मानता हूं। रागी जी आपको जवाब देना चाहते हैं। किशोर जी आप सुन लीजिए अब एक बार उनको। हाँ किशोर जी बोलिए। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं कि मेरी पार्टी के मुखपत्र ने या संजय राउत ने कहा है कि अपने सारे पड़ोसियों में हालात इस प्रकार के हुए कि वहां की सरकारें आक्रोश के सामने उखाड़ के फेंक दी गई। ऐसी परिस्थितियां भारत में न आए, ऐसा बर्ताव यहाँ के तानाशाह ना करें। अब मैंने कल देखा, झा साहब, मैंने कल देखा जी कि वहां पर ओली मीडिया है, यहाँ जैसे गोदी मीडिया है ना, वहां ओली मीडिया थी, उनके भी पत्रकारों को चुन चुन के मारा गया। और ये संगीत पत्रकारों को तो छोड़िए, आप लोग तो उत्तर भारतीयों को चुन चुन कर मारते हैं। अरे रुको ना भैया, रुको किशोर जी मैं बता रहा हूँ, जरा रुकने दो, लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। और आप कह रहे हैं गुजरात हिंदुस्तान से बाहर है क्या? और मोदी और अमित शाह अगर देश में आज सत्ता में हैं तो इस देश की जनता ने चुना है ना। आप लोग भी सत्ता में थे तो महाराष्ट्र की जनता ने चुना था ना। नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, पूरी बात कर लेता हूँ। था कि अमित अरे मैं शाह बात जो कर है लेता हूँ ना, वो ठाकरे से जाकर के मिले, यही तो चीज है, उनका यही नशा चीज है। तोड़ दिया है अमित शाह जी ने। संगीत उनका रागी जी गुरूर मेरी तोड़ बात दिया है। पूरी सुन लो। आज उद्धव ठाकरे 2 कौड़ी की राजनीतिक विरासत नहीं बच गई उनके पास। 2 एक सेकंड अरे मैं रागी जी, बात एक सेकंड तो उनको कर सुन लीजिए, वक्त नहीं बचा हुआ है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से किशोर जी 20 सेकंड में नहीं, एकदम संगीत मुद्दे रागी की बात जी, बोलिए। हाँ मैं बिल्कुल मुद्दे की बात बोल रहा हूँ। संगीत रागी जी, आपकी भक्ति इतनी हो गई कि अब जब भी बाहर घूमोगे
तो कार में भी हेलमेट लगा के घुमा करो, ठीक है सर। कहीं जनता का आक्रोश तुमको झेलना ना पड़े। यही लोकतंत्र है कि संगीत रागी हेलमेट लगाकर घूमेंगे और आप सीना चौड़ा करके बाहर घूमेंगे, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो मुंबई भी आऊंगा। अगर हेलमेट लगाकर आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में बोलने वाले और सत्ता के लिए बोलने वाले लोग अगर हेलमेट लगाकर घूमे और किशोर तिवारी सीना चौड़ा करके खुले आसमान के नीचे टहले घूमे, उनको कोई कुछ नहीं कहता, तो यही लोकतंत्र है और यही भारत का लोकतंत्र है। सर आप एक बार बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 10 सेकंड लूंगा। मुझे एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि सब कुछ गलत हो रहा है। चलिए आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी हालत नेपाल जैसी करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे, हम श्रीलंका बन जाएंगे। देखिए, आप और मैं पार्टीबाजी में अलग हैं, लेकिन देश के तौर पर इस तरह की किसी कार्रवाई को नहीं होने देंगे। मैं तो ये सुनने आया था आप सबसे आज, और आप लोग शुरू हो गए नई चीज में। अरे भाई, हमारे लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं। गलत थी नहीं तो अब आप क्या जो करें? एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गलत था, इसलिए क्योंकि कल से लेकर आज तक जितने बयान आए हैं कर्नल साहब, वो ये दिखा रहे हैं कि इस देश में सत्ता पाने के लिए शायद कुछ नेता या कुछ पार्टियां, चाहे बांग्लादेश बनाना पड़े या नेपाल बनाना पड़े या श्रीलंका बनाना पड़े, उस हद तक जा सकते हैं। 30 सेकंड आखिर में मनोज जी, क्योंकि आपके पास नहीं लौट कर आ पाया था। 30 सेकंड मनोज जी, अब वक्त नहीं। विद्यानाथ झा जी, मैंने सबसे पहले इसीलिए इस बात को कहा कि ये देश महात्मा बुद्ध और बापू का देश है, महात्मा गांधी का देश है। लेकिन मैं एक मिनट, मैं आपको एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक लाइन बता दूं। अभी इस डिबेट में एक बड़ी गंदी बात आई। किसी पैनलिस्ट ने ये बात कही कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी हैं, तो वो गांधी से गांधी हो ना हो, लेकिन तुम मुगलों के रिश्तेदार जरूर हो, इसमें दो राय नहीं। और रिश्तेदारी भी कैसी, मुगलों से रिश्तेदारी की है इन्हीं लोगों ने। हाँ, अकबर के साथ बहुत गंभीर मुद्दे पर जब बात हो रही होती है और आप लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं कि आप लोग जात धर्म मूल देखने लगते हैं। भाई उस पर रोज आप लोग लिखते रहते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर, और कौन गांधी है और कौन झा है ये सबको पता है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश हमारा है और हमारा ही रहे, और ये देश बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका ना बने, ऐसी कोई भी बात इस देश में अगर कोई करेगा तो ब्रह्मास्त्र में हम सवाल उससे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।